Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2.15 हमारा क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन है suppose the sides of closed polygon represent vector arrange head to tail, what is the sum of these vectors? इन vectors का sum क्या होगा? Suppose the sides of closed polygon represent the vector arrangement or the arrangement of the vectors by head to tail rule, what is the sum of these vectors? इन vectors का sum क्या होगा? क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। उस पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं वो वेक्टर की अरेंजमेंट को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, और उन वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब जब आप वेक्टर्स को ऐड करके आप एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाते हैं, अब उन वेक्टर्स का सम किसके इक्वल होगा, उन वेक्टर्स का सम क्या होगा? तो आंसर इज द वेक्टर सम ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी 0। कि जब आप वेक्टर्स को ड्रा करेंगे और आप उससे एक पॉलीगॉन बनाएंगे तो उस पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं जो एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका जो वेक्टर सम होगा सारे वेक्टर्स का, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। बिकॉज द लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ आप मिलाते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, 0। हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं जिसके लिए आपको कितने वेक्टर लेने हैं, जिसके लिए आपको 6 वेक्टर लेने हैं। फॉर एग्जांपल A B C D E F हम कोई 6 वेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज A, ये आपने एक वेक्टर A को ले लिया, इसी के साथ हम एक वेक्टर B को लेते हैं, ठीक, ये आपके पास आ गया वेक्टर B। यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में एक वेक्टर को ले लेते हैं दैट इज वेक्टर C, ये आपके पास आ गया वेक्टर C। अब इसके साथ यहाँ पर हम एक वेक्टर को ले लेते हैं दैट इज वेक्टर D, ये आपका वेक्टर D आ गया, दिस इज योर वेक्टर D। और यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे दैट इज वेक्टर E, और इसके साथ हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम यहाँ पर नोट करेंगे दैट इज वेक्टर F। ये आपके पास आपने वेक्टर्स को ड्रा कर लिया लाइक दिस। दीज वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन A B C D E F। क्वेश्चन में क्या कहा, सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन वेक्टर अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर? इन वेक्टर का सम क्या होगा? तो देखिए हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, इन द हेड टू टेल रूल वेक्टर्स आर एडेड इन सच ए वे that the tail of the second vector coincide with the head of first vector, similarly tail of third vector coincide with the head of second vector। जब हम उसका रिजल्टेंट लेते हैं तो हम रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के साथ उसकी टेल को मिलाते हैं और लास्ट वेक्टर के साथ उसकी हेड को मिलाते हैं। यहाँ हमने पहले A को ड्रा किया, फिर आप वेक्टर B को ड्रा कर रहे हैं, फिर आप C को ड्रा कर रहे हैं, फिर आप D को ड्रा कर रहे हैं, फिर आप E को ड्रा कर रहे हैं। तो इट मीन कि आप हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर लास्ट वेक्टर F को ड्रा कर रहे हैं तो F वेक्टर की जो टेल है वो लास्ट वेक्टर हमारा जो E है उसके हेड के साथ है, और इसका जो हेड है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ है। सो इसका जब हम सम लेते हैं तो वो आपके पास क्या है, 0 है, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F दैट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट the sum of these vectors will be 0। इन वेक्टर का सम क्या होगा, 0 होगा, because the head of the last vector, because head of last vector coincide with the head of last vector coincide with the tail of first vector। लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है, इसलिए आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a1 एंड a2 आर रिवर्स्ड, अगर हम a1 और a2 दो वेक्टर हैं, उसके सारे कंपोनेंट को हम रिवर्स कर देते हैं, हाउ वुड इट दिस अल्टर a1 क्रॉस a2, ये a1 क्रॉस a2 को कैसे अल्टर करेगा? a1 क्रॉस a2, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर का a1 और a2 का। अगर हम a1 और a2 के सारे कंपोनेंट को रिवर्स कर देते हैं, उलट देते हैं, देन व्हाट हैपन टू a1 क्रॉस a2, a1 क्रॉस a2 का रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा फिर? सो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको याद करा दूं, हमने वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने स्टडी किया था, जिसमें आप a1 क्रॉस a2 आपने दो वेक्टर लिए थे a और b। तो उसी तरह हम यहाँ पर एक प्लेन ले लेते हैं, ये आपके पास एक प्लेन था, इस प्लेन के अंदर आपने दो वेक्टर को लिया था और एक वेक्टर यहाँ पर आपने ऐसे ले लिया था, दैट इज़ वेक्टर b, और यहाँ पर आपने लिया था वेक्टर a को, और इन वेक्टर का जो प्रोडक्ट था जिसको हमने कहा n यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और a1 क्रॉस a2 में इसको यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि हम a1 क्रॉस a2 की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ a1 एंड दिस इज़ a2, ये आपके पास a1 है और ये a2 है, और हम a1 जब क्रॉस a2 लेते हैं तो इट मीन कि हम a1 को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स द a2 थ्रू ए स्मॉलर एंगल, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a1 एंड a2 रिप्रेजेंट्स द प्लेन विच कंटेन वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट a1 एंड a2 रिप्रेजेंट द प्लेन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच कंटेन, जो किस पर मुश्तमिल है? विच कंटेन a1 क्रॉस a2। अब क्वेश्चन में ये कहा कि ये आप a1 और a2 के सारे कंपोनेंट को जब आप रिवर्स करेंगे, देन व्हाट हैपन टू a1 क्रॉस a2। तो देखिए ये a1 है, इस a1 को मैं रिवर्स करूंगा तो मैं इसको यहां लूंगा, ठीक है। मैं इसी फिगर को यहां ड्रा करता हूं फिर से, ये आपके पास आ गया ऐसे, इस a1 को मैं रिवर्स करूंगा यहां से, तो मैं इस a1 को यहां पर ऐसे ड्रा करूंगा, दिस इज a1 एंड नाउ इट बिकम्स माइनस a1, ये माइनस a1 हो गया। ये इसलिए माइनस a1 हुआ बिकॉज कि यहां पर पहले कौन था, मैं ऐसे ड्रा भी कर देता हूं आपको, यहां पर पहले था आपके पास a1, यहां पहले कौन था आपके पास, यहां आपके पास था a2, यहां वेक्टर कौन था a1। अब a2 को भी आपने क्या करना है, उल्टी डायरेक्शन में लेना है, ऐसे ले लिया आपने, दिस इज a2, सॉरी ये आपके पास आ गया a2। जब ये a2 है और ये आपके पास आ गया a1, तो इनको जब आपने रिवर्स किया तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, उलट गई। आप इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस a2, इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस a1। अब मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये पहले जो आपने बनाए थे यहाँ पर, तो इट मीन्स कि अब आप इसको ऐसे कर दिया आपने, अगेन आप इसको ऐसे लेते हैं, नाउ a1 क्रॉस a2, आपने इनको क्या किया, रिवर्स किया, तो जस्ट साइन क्या हो गया आपके पास, रिवर्स हो गया। तो जब साइन रिवर्स हुआ तो इसके कंपोनेंट को रिवर्स करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज कि ये आपके पास क्या हो गया, माइनस a1, ये आपके पास क्या हो गया, माइनस a2। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो रिजल्ट आपको फिर से क्या मिलेगा, सेम। दैट मीन्स नाउ इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर a1 एंड a2 आर रिवर्स्ड, then again the direction of minus a1 and minus a2 remain the same। a1 और a2 की डायरेक्शन फिर सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने a1 को रोटेट किया टुवर्ड्स द a2, तो जब आप यहाँ पर a1 को यहाँ से आपने रिवर्स किया इस डायरेक्शन में और a2 को आपने ऐसे रिवर्स ले लिया, तो अगेन आप क्या करते हैं, जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ जो राइट हैंड रूल आप अप्लाई करते हैं तो इसके मुताबिक कर्लिंग फिंगर शो कर रही है कि a1 इज रोटेटेड टुवर्ड्स a2। तो यहाँ जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, उसी राइट हैंड रूल को, अगेन कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दैट इज वेक्टर a1 इज रोटेटेड टुवर्ड्स वेक्टर a2 एंड वी कैन राइट इट एज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज a1 क्रॉस a2, दैट इज इक्वल टू a1 क्रॉस a2 दैट इज इक्वल टू माइनस a1
क्रॉस माइनस A2। आप देखिए कि ये आपके पास माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट फिर A1 क्रॉस A2 फिर से आ जाएगा। सो देयर इज़ नो चेंज, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलती। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द 3 कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इक्वल टू 0। आपने 3 कंडीशंस ऐसी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 0। A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपने कंडीशंस बतानी है। व्हाट आर द कंडीशंस विच मेक्स A1 क्रॉस A2 0? वो क्या कंडीशंस हैं जो A1 क्रॉस A2 को क्या कर देती हैं, 0 करती हैं? तो पहली कंडीशन क्या है, हमने जब वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी। तो पहली कंडीशन, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पहली कंडीशन यह है कि इफ़ A1 एंड A2 आर नल वेक्टर, इफ़ A1 एंड A2, इफ़ A1 एंड A2 आर नल वेक्टर, अगर A1 और A2 नल वेक्टर हैं तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? 0। सेकंड कंडीशन हम ये लिखते हैं कि इफ़ A1 एंड A2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ A1 एंड A2 आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर A1 और A2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, इफ़ A1 एंड A2, तीसरी कंडीशन, इफ़ A1 एंड A2 आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये 3 कंडीशंस हैं विच मेक्स A1 क्रॉस A2 इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन A1 क्रॉस A2 को क्या कर देती हैं? 0 करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट कुछ ट्रू स्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन। पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम है, इंप्लाइज दैट इट इज नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट, विच मीन्स दैट बॉडी इज नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो बॉडी ना तो मूव कर सकती है ना वो बॉडी रोटेट कर सकती है। क्या ये बात सच है? आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है? इसलिए फॉल्स है कि हमने कंडीशन पढ़ी, हमने इक्विलिब्रियम की टाइप पढ़ी कि इक्विलिब्रियम की 2 टाइप हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या होती है? स्टेशनरी होती है, रेस्ट में होती है, उसको भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव कर रही है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो तो भी बॉडी किस में ली जाती है, किस सिचुएशन में है? बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द बॉडी मे मूव और रोटेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि बॉडी रोटेट कर सकती है, बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में मूव भी करती है, रोटेट भी करती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है इफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रॉम ए क्लोज्ड पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रॉम ए क्लोज्ड पॉलीगॉन, कोप्लानर फोर्सेस मैंने आपको बताया था कि अगर सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं किसी सिस्टम के ऊपर, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। तो जब सारी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं फ्रॉम ए क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी किस में होगी? बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यस, इन दिस केस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, और वो पहली कंडीशन क्या थी? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। जब सिग्मा एफ इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स दैट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय 2 स्ट्रिंग।
एक पिक्चर को हम सस्पेंड करते हैं, हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं 2 स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। शो बाय डायग्राम, आपने डायग्राम से शो करना है कन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, कि आपने उसकी कन्फिग्रेशन को क्या करना है, आपने उसकी ओरिएंटेशन बतानी है कि आपने स्ट्रिंग को कैसे लगाना है कि आपको टेंशन कैसी मिले, टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर मिनिमम मिले। तो देखिए इसको मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। पिक्चर फ्रेम हम लेंगे पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.20। एक फिक्स पोर्ट आ गया, ये क्लियर है सबको, ये फिक्स पोर्ट है। ये आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है, दिस इज आवर पिक्चर फ्रेम लाइक दिस, ये पिक्चर फ्रेम है। ओके, ये पिक्चर फ्रेम आ गया। इसको आप यहाँ से एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे बांध दिया आपने, और ऐसे बांध दिया, सॉरी आपने ऐसे बांध दिया इसको, ठीक हो गया। ये आपने इसको ऐसे क्या कर दिया, हैंग कर दिया स्ट्रिंग के साथ, और इसमें टेंशन T और टेंशन T, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लेस कर देते हैं। ये आपके पास है पिक्चर फ्रेम, ठीक है। अब इस पिक्चर फ्रेम का जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम लिखते हैं सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। बट ये जो टेंशन आपको T और ये जो टेंशन T नज़र आ रही है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में। जब आप इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ड्रा कर देते हैं, दैट इज़ इसको हम लिखते हैं T साइन थीटा, और इसको हम लिखते हैं T साइन थीटा। दैट मीन्स कि ये लाइन इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। जब इस टेंशन के लिए लेते हैं तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट T साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस टेंशन का, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज़ T कॉस थीटा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ T कॉस ऑफ थीटा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो सिग्मा y इज इक्वल टू 0 हमने लिया, तो हम इसको लिखते हैं T साइन ऑफ थीटा प्लस T साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू W। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, इसलिए कि ये आपके पास y कंपोनेंट इस स्ट्रिंग का, और इस टेंशन T का y कंपोनेंट T साइन थीटा, दे आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है और ये इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक, हम T साइन थीटा रिजल्ट क्या मिलेगा, 2T साइन ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू W। तो मैं लिखता हूँ T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन लगाई गई कि आपने किस ओरिएंटेशन से, किस कन्फिग्रेशन से, किस अंदाज से आपने स्ट्रिंग आपने बांधनी है उस पिक्चर फ्रेम के साथ कि टेंशन कैसी हो, टेंशन आपको कम से कम मिले। तो देखिए ये साइन थीटा और ये टेंशन आपको ऐसे मिल रहे हैं, ये T है और इधर ये आपके पास साइन थीटा है। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर टेंशन क्या आपको मिलती है, मिनिमम। इफ़ साइन थीटा इज मैक्सिमम, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टेंशन विल बी मिनिमम, टेंशन विल बी मिनिमम व्हेन sin theta is maximum, sin theta is maximum, so sin theta is equal to 1। sin theta की maximum value आपको 1 कब मिलेगी? the value of sin theta will be maximum 1 when theta is equal to 90 डिग्री। so ये कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे T इज इक्वल टू W अपॉन 2 साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 1, सो T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2, हैंस द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? क्या एक बॉडी रोटेट कर सकती है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? क्या एक बॉडी अपने वेट के ज़ेरे असर रोटेट कर सकती है? कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट?
तो हम इसका आंसर करेंगे नो, ए बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट बिकॉज इट्स वेट इज पासिस थ्रू दैट, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज एक्चुअली इट्स वेट, and the force is passes through the pivoted point or the axis of rotation. So when the line of action of force and the axis of rotation are acting along same line, then there is no moment arm नहीं होगा तो टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, जो सो टर्निंग इफेक्ट नहीं है तो बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बात मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आर इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स मूमेंट आर्म इज इक्वल टू ज़ीरो, मूमेंट आर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये आपके पास एक बॉडी है, ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, जिसको हम कहते हैं। उसने कहा कि क्या एक बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? नो। बॉडी कब रोटेट करती है? हमने लास्ट टाइम टार्क को स्टडी किया था, तो टार्क में आपने देखा कि हमारे पास ये वाली सिचुएशन थी। आपने ये चीज़ यहाँ पर देखी कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉडी अगर रोटेट करेगी तो ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी, ये बॉडी यहीं घूमेगी इस पॉइंट के गिर्द ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यही इसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी यही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी यही है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम पॉइंट, देन देयर इज नो मूवमेंट आर्म, और यू कैन से मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। मूवमेंट आर्म की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर मूवमेंट आर्म ज़ीरो है। यहाँ पर मूवमेंट आर्म आपके पास क्या है? आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको टार्क मिलता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है? 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर थी, 0.2 मीटर, पर यहाँ आर की वैल्यू कितनी है? 0। तो जब हम टार्क का फार्मूला लिखते हैं, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ यहाँ पर क्या है? एफ यहाँ पर डब्ल्यू है, वेट है इस बॉडी का अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। वेट की वैल्यू तो है पर आपके पास आर की वैल्यू नहीं है। वेट अगर आपके पास 20 न्यूटन है तो बताइए टार्क की वैल्यू क्या होगी? टार्क की वैल्यू 0 होगी। टार्क की वैल्यू इसलिए 0 है कि हमारे पास मोमेंट आर्म नहीं है। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड इट्स axis of rotation acting along the same point, same line, so there is no moment arm, or moment arm will be 0, moment arm 0 होगा, और जब moment arm 0 होगा तो बॉडी अपने axis of rotation के along under the action of its weight rotate नहीं कर सकती। ओके, ये क्वेश्चन थे कुछ जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। ये क्वेश्चन थोड़े से रीजनिंग होते हैं, इसलिए आप इनको समझ के तैयार करेंगे। ऐसे आप क्वेश्चन को आप बुक से रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इन क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आप इनको प्रिपेयर करेंगे। समझ के प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं याद करना। ओके, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।